जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का पिनेकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम जो है 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू की जो हमारी जनरल स्टडीज़ की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको साइंस का सेगमेंट जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो बुक है इसके अंदर जितने भी टीसीएस के क्वेश्चंस हैं उन सभी को एक्सप्लेन किया गया है। डिटेल एक्सप्लेनेशन इस बुक के अंदर है, बट उससे भी ज़्यादा जो है उससे अलग जो चीज़ें जो है हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि आपके लिए जो ये सेशन है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे और आप अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से कर सकें। चलिएगा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सेशन को। ये हमारा पिनेकल का जो है 5th एडिशन है, 5th एडिशन चला हुआ है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप मार्केट से खरीद सकते हो। मार्केट में हर बुक शॉप पर जो है ये बुक आपको अवेलेबल मिलेगी। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं। क्वेश्चंस जो रहेंगे आज बायोलॉजी से ही रहेंगे, और बायोलॉजी का जो हमारा सेल का सेगमेंट चला हुआ है, सेल का टॉपिक जो है वो चला हुआ है और सेल से ही आज के क्वेश्चन रहेंगे। सेल के बेहतरीन क्वेश्चंस जो हैं कुछ देखने वाले हैं, सेल डिवीजन देखने वाले हैं और भी जो है अलग अलग जो है क्वेश्चंस हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, प्लांट सेल हैज ए बिग सेंट्रल डैश अनलाइक ए नंबर ऑफ स्मॉल डैश इन एनिमल सेल्स। देखिएगा यहाँ पर सेल ऑर्गन की बात की गई है कि ऐसा सेल ऑर्गन कौन सा है जो प्लांट के अंदर तो बड़ा होता है बट एनिमल के पास जो है छोटे छोटे होते हैं। ऐसा सेल ऑर्गन आपसे पूछा गया है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो प्लांट सेल है उसके पास एक बड़ा जो है बिग जो है आपके पास एक वैक्यूल होता है, बड़ा जो है आपके पास वैक्यूल होता है, रिक्तिकाएं होती हैं और जो है रिक्तिका होती है। और जो एनिमल सेल है उसके पास बहुत छोटी छोटी जो है अनेकों रिक्तिकाएं होती हैं, अनेकों वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। आपको डायरेक्ट फैक्ट के रूप में भी याद रखना है ये एक सेल ऑर्गन है। या फिर आप ये कह सकते हो सर जी व्हाट इज वैक्यूल। तो सेल के अंदर जो खाली जगह होती है उसको हम वैक्यूल कहते हैं। जो वेस्ट मटेरियल को और फूड प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है उसको हम वैक्यूल कहते हैं। मेनली ज़्यादा वैक्यूल छोटे छोटे जो है एनिमल सेल के अंदर छोटे पाए जाते हैं, बट प्लांट सेल के पास जो है एक बड़ा वैक्यूल पाया जाता है। ऐसे करके जो है आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा भी, इसका राइट आंसर जो होगा वो वैक्यूल्स होगा। ठीक है भाई। टिश्यू तो ग्रुप ऑफ सेल कहलाते हैं। सेल वॉल जो होती है वो प्लांट की आउटर कवरिंग को जो है सेल वॉल कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है एनिमल और प्लांट, एनिमल की आउटर और प्लांट की इनर जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं अलग जो है पिछली क्लास के अंदर। चलिएगा स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके सामने, आप आंसर दे सकते हैं। इससे आसान क्वेश्चन में भी आपको नहीं मिलेगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ कहो या बॉडी कहो, आपकी बॉडी की या फिर लाइफ की, लाइफ आपकी या बॉडी भी आपकी है। स्ट्रक्चरल का मतलब सबसे छोटी, फंक्शनल का मतलब सबसे जरूरी यूनिट जो है वो आपकी कौन है, सेल है। आपको याद रखना है। यहाँ पर इस डेफिनेशन से मैं बहुत सी चीजें आपको सिखा देता हूँ, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ टिश्यू जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल होते हैं। ग्रुप ऑफ सेल जो होते हैं वो आपके टिश्यू कहलाते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं ये मेनली प्रोटीन होते हैं जो डाइजेशन करते हैं। फूड को डाइजेस्ट करने का काम जो होते हैं वो आपके एंजाइम करते हैं। हार्मोन भी प्रोटीन होते हैं जो बॉडी के अंदर चेंज लाते हैं। ऑल चेंज, जितने भी बॉडी के अंदर चेंज आ रहे हैं वो सारे के सारे हार्मोन्स की वजह से ही आ रहे हैं। ग्रुप जो आपकी लाइफ की यूनिट जो है उसको हम क्या कहते हैं, उसको जो है हम सेल कहते हैं। पहली बात तो स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल का मतलब है स्मॉलेस्ट। आप कहोगे कि सर कितनी स्मॉल, आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि कितना स्मॉल। इतनी स्मॉल जिसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए एक इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप, या आप ये कह सकते हो कि बढ़िया वाला एक माइक्रोस्कोप जो है आपके पास होना चाहिए, जिससे आप किसी सेल को देख पाओगे। आप कहोगे कि सर जी सेल का साइज जो है कितना होगा, सेल का जो है साइज जो है नॉर्मली कितना होगा। तो सेल का साइज 0.1 to 15 माइक्रोमीटर होता है। इतनी छोटी जो है आपकी सेल होती है, माइक्रोमीटर के छोटी होती है। अब आप कहोगे कि सर स्मॉलेस्ट सेल जो है 0.1 माइक्रोमीटर की है, ये किसकी है। आपको दिख रहा है अभी मैंने आपको साइज बताया है, तो सिंपल सी बात है ये सबसे छोटी है, वो सबसे बड़ी है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट सेल किसकी है आपके मन में क्वेश्चन आएगा। तो स्मॉलेस्ट सेल जो है वो आपके माइकोप्लाज्मा की है, माइकोप्लाज्मा की है। माइकोप्लाज्मा जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, बैक्टीरिया होता है।
बैक्टीरिया, इसका पूरा नाम गैलीसेप्टिकम माइकोप्लाज्मा होता है। तो इसका जो साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर होता है और इसको स्मॉलेस्ट सेल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्मॉलेस्ट सेल बोलते हैं, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स। इस यूनिवर्स की जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनमें सबसे छोटी जो है सेल गैलीसेप्टिकम माइकोप्लाज्मा है, क्योंकि एक रेलवे के एग्जाम में माइकोप्लाज्मा की भी टाइप दे दी गई थी एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा भी अलग अलग टाइप का होता है। तो गैलीसेप्टिकम माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी है। सबसे बड़ी की अगर मैं बात करूं तो ये जो साइज है ये आपके ऑस्ट्रिच एग का है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा जिसको हम ऑस्ट्रिच एग बोलते हैं, इसकी सेल जो है वो लार्जेस्ट है। इसकी सेल जो है वो लार्जेस्ट है। साइज आपको पता चल ही गया होगा, 15 माइक्रोमीटर जो है इसका साइज होता है। अगर मैं बात करूं ह्यूमन बीइंग की, अगर मैं बात करूं ये तो जो है बैक्टीरिया की सेल है, ये तो आपके बैक्टीरिया की सेल है। अगर मैं बात करूं ह्यूमन बीइंग की, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है ह्यूमन की, तो ह्यूमन की सबसे छोटी सेल कौन सी है, ह्यूमन की स्मॉलेस्ट सेल जो है वो कौन सी है। तो ह्यूमन बीइंग की स्मॉलेस्ट सेल आपके ब्रेन के अंदर होती है। कौन सी होती है, ब्रेन के अंदर जो है आपकी सेल होती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ह्यूमन की सेल जो है कहाँ होती है, तो ब्रेन की सेल जो होती है, ब्रेन में जो है, ब्रेन में सेल होती है वो होती है आपकी सबसे जो है छोटी सेल होती है ह्यूमन की। अगर मैं बात करूं ह्यूमन की सबसे बड़ी कौन सी सेल है, तो ह्यूमन की सबसे बड़ी सेल जो है वो ओव्यूम है, जिसको हम फीमेल एग बोलते हैं, फीमेल एग या फीमेल गैमेट बोलते हैं। ये ह्यूमन बीइंग की सबसे बड़ी सेल है, कौन सी भी, ओव्यूम। ठीक है भी, तो इसको याद रखिएगा, सबसे बड़ी आपकी ओव्यूम है या फिर फीमेल एग है। सबसे छोटी जो है आपकी ब्रेन की सेल होती है, जिसको हम नाम भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि हालांकि बहुत डिटेल हो जाएगी ये, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ग्रेनुलम, ग्रेनुलम नाम होता है सेल का, ब्रेन सेल का नाम होता है ग्रेनुलम। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी सेल है। ठीक है, तो ये सबसे छोटी और बड़ी से जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो स्ट्रक्चरल यूनिट जो है उसको क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट को। एक आप बात आती है फंक्शनल यूनिट की। फंक्शनल क्या होता है सर जी, फंक्शनल का मतलब सबसे जरूरी है। फंक्शनल का मतलब जो है सबसे जरूरी है, इसके काम बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला काम तो बॉडी ग्रोथ, ग्रोथ जो करता है, ग्रोथ करने में, बॉडी की ग्रोथ करने में सहायता करता है कौन भी, आपका जो है सेल। जब सेल डिवाइड होंगी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बनेंगी तो ही बॉडी ग्रो करेगी। दूसरा, बॉडी की रिकवरी जो है, बॉडी की रिकवरी जो करता है वो भी कौन करता है, सेल। अब सिंपल सी बात है, जब हम वर्कआउट करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो उस टाइम पर सेल ब्रेक होती हैं, टूटती हैं, तो उन सेल्स को वापस रिकवर करता है कौन, सेल। सेल डिवाइड होकर वापस जो है वो रिकवर हो जाता है। हालांकि इसको करने में प्रोटीन जो है वो सहायता करता है। उसके बाद मैं बात करूं, इसके अलावा ये रिप्रोडक्शन जो होता है आपका, रिप्रोडक्शन में भी सहायता करता है। मेल और फीमेल की जो सेल जो है, स्पर्म और ओवम जुड़ती हैं, और जुड़ने से ही आपका न्यू बेबी बनता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि रिप्रोडक्शन भी सेल का ही काम है। अगर मैं बात करूं फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है जिससे आप सरवाइव कर रहे हो, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। मैं अब बोल रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, काम कर रहा हूं, मेरे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, ये सारा जितना भी काम है वो एनर्जी के थ्रू होता है। और एनर्जी बनाता कौन है, आपकी सेल का माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। यानी कि इतने काम करती है सेल, और ये जो है आपके स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट से हैं। आई होप ये चीजें जो है आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीट परमानेंट प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू से क्वेश्चन है। देखिएगा, मैं थोड़ा प्लांट टिश्यू को एक्सप्लेन ही कर देता हूं, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैं आपको थोड़ा जो है अच्छे से बता देता हूं। प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं। प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेटिक टिश्यू। एक होता है आपका परमानेंट टिश्यू। कौन सा होता है, परमानेंट, परमानेंट टिश्यू। दो टाइप के टिश्यू होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक परमानेंट टिश्यू। जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, ये वाला टिश्यू, इसमें सेल डिवीजन होता है, इसमें सेल डिवीजन होता है, यानी कि सेल डिवाइड करती है। अब सिंपल सी बात है, सेल डिवाइड करेगी तो प्लांट की जो ग्रोथ जो होती है, प्लांट की ग्रोथ, रिकवरी, वो सारी की सारी किसकी वजह से होती है, ग्रोथ, रिकवरी, प्लांट की बात कर रहा हूं मैं ये। ठीक है, ये सारा का सारा किसका काम है, ये सारा का सारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम है।
दूसरा आपका परमानेंट। परमानेंट टिश्यू परमानेंट होते हैं, इनमें कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता, नो सेल डिवीजन, किसी भी प्रकार का सेल डिवीजन नहीं होता, स्थिर होती हैं। करती क्या है सुनिएगा, ये जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, आपके परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरे होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, सिंपल कौन से होते हैं और कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर तीन आती हैं, कौन कौन आती हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू में? सिंपल परमानेंट टिश्यू में एक आता है आपका पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, एक आता है आपका स्केलन काइमा, स्केलेरन काइमा, और एक आता है आपका स्केलेरन काइमा, पेरेन काइमा, कोलेन काइमा, कोलेरन काइमा। ये तीन जो है आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर आते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दो टाइप होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है आपका जाइलम और दूसरा होता है आपका फ्लोएम। दो जो है आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के जो है टाइप है। यहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या करता है, परमानेंट जो है पेरेनकाइमा, स्केलेरनकाइमा। मैं बता देता हूँ, देखो माता पिता पेरेंट्स, पेरेनकाइमा, हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए व्यवस्था करते हैं फूड की, भी हमें पालते हैं, पालने के लिए हमें फूड की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है, यानी कि पूरा का पूरा मैनेजमेंट हमारा जो है वो कौन करते हैं, पेरेंट्स करते हैं। सेम पेरेनकाइमा टिश्यू जो होते हैं प्लांट के अंदर पूरा मैनेजमेंट का काम करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, फूड बनवाते हैं, ये सारा काम जो है इन्हीं का है। फूड का जितना भी काम है, फूड प्रोडक्शन का जितना भी काम है, प्रोडक्शन का जितना भी काम हो, वो सारा का सारा आपका पेरेनकाइमा के हाथ में होता है। ऐसे याद रखो, स्कूल और कॉलेज, स्कूल में जो बच्चा होता है वो थोड़ा रिजिड होता है, मतलब माता पिता का उसके ऊपर कंट्रोल रहता है, अनुशासन में रहता है। लेकिन जैसे ही वो कॉलेज में आ जाता है उसको थोड़ी हवा लग जाती है, वो बिल्कुल जो है हाथों में से निकल जाता है और बहुत अच्छे से आप ये कह सकते हो एंजॉय करता है, बियर पीता है, सिगरेट पीता है, जो भी XYZ, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्कूल में बच्चा रिजिड रहता है, कठोर रहता है। तो प्लांट के अंदर जो रिजिड नेचर है, रिजिड का मतलब कठोरता, प्लांट के अंदर जो कठोरता जो होती है वो किसकी वजह से होती है, स्केलेरनकाइमा की वजह से होती है। और प्लांट के अंदर जो लचीलापन होता है, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है प्लांट के अंदर, जो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, फ्लेक्सिबिलिटी वो किसकी वजह से होती है, कोलेनकाइमा की वजह से होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि पेरेनकाइमा क्या करता है, स्केलेरनकाइमा क्या करता है और कोलेनकाइमा क्या करता है। तीसरा है आपका कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में जाइलम है और दूसरा आपका फ्लोएम है। जाइलम आपका क्या करता है, जाइलम जो है पानी का परिवहन करता है, जय से जय और लय, जल, यानी कि वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है पूरे प्लांट के अंदर, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, जाइलम करता है। फ्लोएम, फ्लोएम से याद रखो फै से फल, फल का मतलब ये जो है आपका फूड का, यानी कि फ्रूट का, यानी कि आप ये कह सकते हो भोजन का परिवहन, भोजन का परिवहन, फूड का परिवहन करने का काम कौन करता है, तो ये जो है आपका कौन करता है, भी आपका फ्लोएम करता है। ठीक है, तो ये आपके टिश्यू हैं, आपको याद रखना है। इतने में से ही आपके जो है सभी क्वेश्चन हो जाएंगे प्लांट टिश्यू के, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है प्लांट टिश्यू को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसने क्वेश्चन पूछा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कौन सा है, तो मेरिस्टेमेटिक तो परमानेंट है ही नहीं। ठीक है, और जो कोलेनकाइमा और जो मेरिस्टेमेटिक नहीं है, मेरिस्टेमेटिक तो अलग ही है, कोलेनकाइमा जो है आपका सिंपल है, और जो जाइलम और फ्लोएम जो है वो क्या है, भी परमानेंट है। तो आपसे इसके वर्क भी पूछ सकता है, आपको आपसे जो है क्वेश्चन जो है इसके टाइप से भी पूछे जा सकते हैं, ऐसे पूछे जा सकते हैं। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच सेल ऑर्गन्स हेल्प इन इंटरसेलुलर डाइजेशन एंड आर नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। मैं आपको कल के लेक्चर में सभी के काम करवा चुका हूँ। जितने भी बैग हैं, जितने भी बैग से क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे आपके कौन है, लाइसोसोम है। क्योंकि लाइसोसोम के पास डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोसोम के पास क्या पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो है ये सेल के अंदर मौजूद वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं, वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं, वेस्ट को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं आपके डाइजेस्टिव एंजाइम। और जब ये डाइजेस्टिव एंजाइम इन वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट कर रहे होते हैं
तो उस टाइम पर ये डाइजेस्ट करते हैं, अब वेस्ट मटेरियल है तो गड़बड़ हो सकती है, तो ये डाइजेस्ट करते करते खुद ब्लास्ट हो जाते हैं और खुद की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इनको सुसाइडल बैग कहते हैं। तो इनको सुसाइडल बैग, वेस्ट बैग, डाइजेस्टिव बैग, गार्बेज बैग, इसका नाम जो है दिया गया है किसको भी, लाइसोसोम को। तो लाइसोसोम को सारे वेस्ट बैग, डाइजेस्टिव बैग, ये सारे नाम जो है किसको दिए गए हैं, लाइसोसोम को जो है दिए गए हैं। ये सारे मैं आपको करवा चुका हूँ। सेंट्रोसोम जो है क्रोमोसोम की पोजीशन के आधार पर सेंट्रोसोम होते हैं, ये केवल व केवल एनिमल सेल में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, केवल जैसे जैसे ये प्लांट सेल में नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि जेनेटिक का रोल जो होता है वो सेंट्रोसोम के पास होता है और प्लांट के पास जेनेटिक का इतना रोल होता नहीं है, तो आप ऐसे मान सकते हो। जैसे सेल वॉल और प्लास्टिड केवल प्लांट सेल के पास पाई जाती हैं, वैसे ही आपके जो सेंट्रोसोम्स हैं वो केवल एनिमल सेल के पास पाए जाते हैं। तो इनको याद रखिएगा और मैं सभी करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एट हाई डोजेज डैश किल्स कैंसर सेल्स एंड स्लो देयर ग्रोथ बाय डैमेजिंग देयर डीएनए। देखिए कैंसर सेल का मतलब देखिएगा, कैंसर क्या होता है, जब बॉडी के अंदर अनकंट्रोल सेल का डिवीजन हो जाता है। देखिएगा सेल डिवाइड करेंगे तो बॉडी की ग्रोथ होगी, बट एक जगह पर अनकंट्रोल डिवीजन होगा ना, तो वो एक जगह पर डिवाइड करेंगी और एक जगह की वजह से वहां पर एक कैंसर बन जाएगा। कैंसर कुछ नहीं है, कैंसर जो है अनकंट्रोल एंड अनवांटेड डिवीजन ऑफ सेल इन ए पर्टिकुलर एरिया है। एक एरिया के ऊपर अगर सेल डिवाइड होगा, ये मान के चलो यहाँ पर सेल डिवाइड होता है तो यहाँ पर एक फोड़ा लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगा, यानी कि ये जो आपका कैंसर है एक जगह पर होगा। पूरी बॉडी की सेल ग्रो कर रही है, इसका मतलब बॉडी ग्रो कर रही है, एक ही जगह की कर रही है, तो इसका मतलब वो आपका क्या है, कैंसर है। अब वो कैंसर है अनवांटेड सेल, उन अनवांटेड सेलों को खत्म करने से हम कैंसर खत्म कर सकते हैं, तो इसलिए हम जो है वहां पर रेडिएशन के थ्रू कैंसर सेल्स को खत्म करते हैं। जो कैंसर करती हैं उन सेल्स को क्या करते हैं, खत्म करते हैं और शरीर से बाहर निकालते हैं। तो उस थेरेपी को हम क्या कहते हैं, उस थेरेपी को हम कहते हैं रेडियोथेरेपी। क्या कहते हैं, रेडियोथेरेपी कहते हैं, या फिर आप इसको जो है कोबाल्ट थेरेपी, कोबाल्ट, इसमें कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, रेडोन गैस का प्रयोग किया जाता है और गामा रे का प्रयोग किया जाता है, गामा रे का। इन सभी रे को जो है छोड़ा जाता है किसके ऊपर, आपकी कैंसर सेल के ऊपर, और कैंसर सेल को ये सभी चीजें क्या कर देती हैं, खत्म कर देती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है रेडियोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है किसमें भी, जो है आपकी कैंसर के अंदर। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि कैंसर के उपचार में कौन कौन सी चीजों का प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60, रेडोन गैस और गामा रे का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये पहले भी आ चुका शायद क्वेश्चन, Which of the following statement is not correct regarding the prokaryotic cell? प्रो का मतलब प्राचीन, प्राचीन का मतलब अनडेवलप, प्राचीन का मतलब अनडेवलप। ठीक है, ऐसे याद रखो आप। अनडेवलप का मतलब उसके पास जो है क्या नहीं है, डेवलप न्यूक्लियस नहीं है, डेवलप माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ये सारी चीजें नहीं है। तो इसने क्वेश्चन पूछा कौन सा करेक्ट नहीं है, तीन ठीक है, ये बात याद रखिएगा, तीन फैक्ट आपको याद रखने हैं। दे हैव ओनली वेरी स्मॉल राइबोसोम्स एज ऑर्गेनेल्स, बिल्कुल भाई, इनके पास जो है ना राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, एक 70S का होता है और एक 80S का होता है, और इनके पास छोटे वाला यानी कि 70S राइबोसोम पाया जाता है, किनके पास भी, आपकी प्रोकैरियोटिक सेल के पास, यानी कि बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, इनके पास। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गन्स नहीं भी, बाउंडेड सेल ऑर्गन्स कौन से होते हैं मैं आपको ये बता देता हूं, यानी कि वो सेल ऑर्गन जिनके पास मेम्ब्रेन पाई जाती है, डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, आप ऐसे मान सकते हो डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम जो है, इसमें क्या है भी, एक मिनट रुकिएगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गन्स, झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है उपस्थित होती हैं। ये गलत है भी, झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन से होते हैं, जैसे कि आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी है, इन सभी के पास जो है एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता, सॉरी यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, केवल प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, तो ये गलत है। देयर क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली न्यूक्लिक एसिड, बिल्कुल ठीक है, इनके जो क्रोमोसोम्स होते हैं केवल न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं, ये ठीक है। उसके बाद देयर साइज इज जनरली इन रेंज ऑफ 1 to 10 माइक्रोमीटर, ये भी बिल्कुल ठीक है। इनका साइज जो होता है आपका प्रोकैरियोटिक का, प्रोकैरियोटिक में कौन कौन आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, वायरस आते हैं, प्रोटोजोआ आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गाई आती हैं, इन सभी का साइज जो होता है वो बिल्कुल छोटा होता है, 1 से 10 माइक्रोमीटर तक होता है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये भी ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कौन सा गलत है, तो गलत जो है आपका बी है।
गलत जो आपका क्या है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा। प्लांट सेल्स डिफर फ्रॉम एनिमल सेल्स इन हैविंग एन एडिशनल लेयर अराउंड द सेल मेम्ब्रेन टर्म्ड एज। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती हैं क्योंकि उनमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है जिसे क्या कहा जाता है, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कोशिका भित्ति, जो प्लांट जो होते हैं उनके पास दो वॉल होती हैं या फिर दो मेम्ब्रेन होती हैं, अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन, बाहर वाली सेल वॉल। ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेगा। डैश इज द केमिकल प्रोसेस इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व्ड इन कंट्रोलिंग द लिविंग स्टेट ऑफ सेल इन एन ऑर्गेनिज्म। कौन सी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक प्राणी की कोशिकाओं को जीवित अवस्था को नियंत्रित करने में विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया शामिल है। तो भाई आपकी बॉडी को चलाने के लिए बहुत सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, आप सभी को पता होगा। मैं सांस लेता हूँ, मैं खाता हूँ, सांस लेता हूँ, उसके बाद ब्लड के अंदर जाती हैं सारी चीजें, फिर रिएक्शन होने के बाद मुझे एनर्जी मिलती है। ये सारा प्रोसेस होता है, यानी कि बॉडी सभी एनर्जी के थ्रू चलती है, तो सॉरी केमिकल रिएक्शन के थ्रू चलती है हमारी बॉडी, और केमिकल रिएक्शन से ही हमें एनर्जी मिलती है, ये सोच के चलो आप, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो हमें एनर्जी मिल रही है, इस प्रोसेस को हम कहते क्या है? इस प्रोसेस को हम कहते हैं आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिसमें कोशिकाएं जीवित अवस्था में नियंत्रित करने के विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं करती हैं। यानी कि जीवित रहने के लिए हमारी बॉडी में बहुत सी रिएक्शंस होती हैं, जैसे एरोबिक रिएक्शन है, सेलुलर रिएक्शन है, बहुत सी रिएक्शन बॉडी के अंदर होती हैं जिससे हम जीवित रहते हैं। तो उन केमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन गोल्गी अपरेटस, सर गोल्गी ने गोल्गी अपरेटस, ट्रैफिक पुलिस याद रखना, मैनेजर याद रखना सेल का, और पैकेजिंग करता है फूड को। द मैच्योरिंग फेस इज, तो इसका जो है फेस क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई इसका साइज जो होता है ये कैसा दिखता है? तो जब आप किसी भी गोल्गी अपरेटस को देखोगे तो आपको जो है ऐसा, ये जो आपको शेप दिखेगा ऐसा करके, ठीक है, थोड़ा, ठीक है, ऐसा करके जो है इसका शेप दिखेगा, ठीक है, ऐसा जो है डमरू की तरह दिखेगा, बिल्कुल आप ये मानकर चलो, ठीक है। तो ये जो है आपका कैसा होता है? ये आपका कॉनकेव शेप होता है। कॉनकेव का मतलब सतह अंदर की तरफ धंसना, कॉनकेव। लेंस पढ़े होंगे आपने, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ये जो लेंस होता है, ये वाला लेंस, इसको हम कॉनकेव लेंस बोलते हैं। ये वाला जो होता है इसको हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ये लेंस पढ़े होंगे आपने, ठीक है। नहीं पढ़े हैं तो मैं बता देता हूँ, बता भी दिया। जिसकी सतह अंदर की तरफ धसी हुई होती है उसको हम कॉनकेव बोलते हैं, कॉनकेव बोलते हैं, और जिसकी सतह बाहर की तरफ होती है उसको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं। अवतल और उत्तल, अवतल और उत्तल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? डी इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेल साइकिल इज फॉल्स? सेल साइकिल क्या होती है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। सेल की एक साइकिल होती है, सेल बनती है, डिवाइड होती है, डिवाइड होने के बाद वो एक अलग ऑर्गेनिज्म बनाती है। फेज होते हैं, इंटरफेज, मोनोफेज, प्रीफेज, प्रोफेज, बहुत से फेज आपने सुने होंगे। उन फेजेस में भी फेज होते हैं, जिसमें G1, S, G2, M, ये सारे फेज होते हैं, ठीक है। अगर आपने सेल साइकिल के बारे में पढ़ा होगा तो थ्योरेटिकल पोर्शन में, अब सारा ही इसमें करवाने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा सेल साइकिल, ठीक है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, कई दफ़ा क्वेश्चन आ जाता है सेल साइकिल से, कई बार आ जाता है, हर बार नहीं आता। जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ से, उनको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, वैसे मैंने बता दिया सेल साइकिल ये है जिससे सेल चलती हैं। भी सेल का जन्म होता है, उस सेल का जन्म होने के बाद सेल दोबारा डिवाइड होकर दूसरी सेल बनाती है। इन फेजों को हम बोलते हैं सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में ये फेज होते हैं, G1 फेज है, S फेज है, G2 फेज है, M फेज है, माइटोसिस, ठीक है, ये फेज होते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस टेक्स प्लेस इन G2 फेज। बिल्कुल भाई, G2 फेज में जो है सेल जो है क्या होती है? प्रिपेयर होती है माइटोसिस के लिए। माइटोसिस के मतलब विखंडित होने के लिए, दो टुकड़ों में टूटने के लिए जो है सेल प्रिपेयर होती है, तैयार होती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। इन M फेज द सेल ग्रोज फिजिकली लार्जर एंड कॉपीड ऑर्गेनल्स। M चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिकांगों की प्रतिकृति करती है। नहीं भाई,
ये जो है आपका एम फेज में नहीं होता, एम फेज तो माइटोसिस फेज होता है। इसमें तो सेल बिल्कुल डिवाइड हो जाती है, दो ऑर्गन्स बन जाते हैं, ठीक है, दो सेल अलग अलग बन जाते हैं, एम से माइटोसिस फेज। माइटोसिस फेज का मतलब एक सेल ये बन गई, दूसरी सेल ये बन गई, दो अलग अलग बन जाएंगे। और इसने क्वेश्चन यही पूछा है कि कौन सा फॉल्स है, तो यही फॉल्स हो जाएगा। और फेज पढ़ लीजिएगा, मैंने एम फेज के बारे में बता दिया। एस फेज पढ़ लीजिएगा, इसके अंदर डीएनए जो है वो रिप्लिकेशन होता है। डीएनए का जो है रिप्लिकेशन का मतलब प्रतिकृति होती है, कॉपी होती है, डीएनए कॉपी होता है। जीवन फेज में द सेल ग्रोज फिजिकली लार्जर एंड कॉपीड ऑर्गेनल। ये जो डेफिनेशन एम फेज की दे रखी है गलत है, ये किस फेज की है, जीवन फेज की है। पहले जीवन फेज होता है, फिर एस फेज होता है, फिर G2 फेज होता है, और फिर लास्ट में जो है आपकी क्या डिवाइड हो जाती है, सेल डिवाइड हो जाती है, एम फेज में चला जाता है। मैंने ये लिख रखा है G1, S, G2 और M। इन फेजेस के थ्रू जो है सेल साइकिल हमारी चलती है। दोबारा बता देता हूँ, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जीवन होगा, यानी कि जीवन फेज में क्या करेगा, जो कोशिका जो है वो शारीरिक रूप से बड़ी हो जाएगी, और कोशिकाओं को मतलब जो सेल के ऑर्गन्स हैं उनको डबल करना स्टार्ट कर देगी। भी डबल करना है क्योंकि दो सेल बनाना है, ठीक है। उसके बाद आएगा G2 फेज, सॉरी उसके बाद आएगा आपका एस फेज। एस फेज में क्या होगा, जो डीएनए है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल ही दो कॉपी बनाएंगे, तो जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होने स्टार्ट हो जाएंगे, एस फेज कंप्लीट हो जाएगा। फिर आएगा G2 फेज। G2 फेज में क्या होगा, उस टाइम पर माइटोसिस करने के लिए बिल्कुल सेल तैयार हो जाएगी। अब मेरे को दो भागों में डिवाइड होना, दो न्यू सेल बनानी है, और लास्ट में फाइनली जो है माइटोसिस हो जाता है। तो ये फेज याद रखिएगा। सीरीज भी याद रखिएगा, क्या पता आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए सीरीज से भी, कैसे जो है सेल का साइकिल होता है। ठीक है भी, तो आई होप ये चीज जो है आप गलत नहीं करोगे। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने बहुत, मतलब आप ये मान सकते हो पूरा 1 घंटे का लेक्चर मैंने 2 मिनट में आपको समझा दिया है। बहुत बड़ा लेक्चर है, 1 मिनट में इसको पूरा कर दूं तो इट इज इम्पॉसिबल। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द आउटमोस्ट लेयर फाउंड इन सेल इनवलप ऑफ द बैक्टीरिया सेल। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, बैक्टीरिया सेल जो होता है उसके पास सेल वॉल पाया जाता है। अब आप कहोगे कि सर जी आपने कहा था सेल वॉल तो प्लांट में पाया जाता है, नहीं, सेल वॉल आपके प्लांट के अलावा बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, आपके फंगी में भी पाया जाता है। इवन जो बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है ना, उस सेल वॉल के ऊपर एक और लेयर पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको। बैक्टीरिया की ये जो आपकी सेल वॉल है, और सेल वॉल के ऊपर एक झिल्ली है, बिल्कुल यहाँ पर पतली झिल्ली है, यहाँ पर एक और सेल वॉल के ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम जो है ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। तो इसने यही क्वेश्चन पूछा है कि आउटर मोस्ट लेयर फाउंड इन सेल इनवलप ऑफ द बैक्टीरिया सेल, यानी कि बैक्टीरिया सेल के ऊपर जो इन्वलप होता है, बैक्टीरिया सेल के ऊपर, या फिर आप ये कह सकते हो बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर एक झिल्ली होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। साइटोप्लाज्म तो अंदर एक लिक्विड होता है, साइटोप्लाज्म में तो अंदर एक लिक्विड होता है, ये तो होगा नहीं, आप ऐसे भी ऑप्शंस को नेगलेक्ट कर सकते हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों तो एक ही है। आप देखो, अगर अच्छे से अगर आपने पढ़ाई की है ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ आप क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। क्योंकि अगर आपको ये पता है कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक है, इसका मतलब एग्जामिनर ने ये बिना बात ऑप्शन दिए हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है यहाँ पर, गलत हैं दोनों के दोनों। क्योंकि अगर ये ठीक होते, तो अगर मैं इसको ठीक करता तो ये भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता, और एग्जामिनर ऐसा कभी नहीं करेगा। अगर ऐसा किया तो उसको ग्रेस देनी पड़ेगी, नंबर देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये तो दोनों बिल्कुल ही गलत हो जाते हैं, ऑप्शन नेगलेक्ट करके देखो तो। लेकिन आप जाते ही नहीं ऑप्शन नेगलेक्ट की तरफ, कुछ क्वेश्चन ऐसा देखते हो। अब ऑप्शन नेगलेक्ट कब 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 कर पाओगे आप, ऑप्शन नेगलेक्ट जब कर पाओगे आप, जब आपको थोड़ी नॉलेज होगी थ्योरेटिकल। तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ साइंस को थ्योरेटिकल पढ़ो, ना कि क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। देयर आर मेन टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकॉर्डिंग टू एसएससी, एसएससी नहीं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बता रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, या फिर हम पिनेकल में, हमारी जो पिनेकल की जो बुक है उसमें भी बिल्कुल एनसीईआरटी का डेटा दे रखा है। सेल डिवीजन के जो है वो दो टाइप का होता है। एक होता है आपका माइटोसिस, माइटोसिस पहला, और दूसरा होता है मियोसिस, मियोसिस याद रखिएगा। ये होता है समसूत्री, और ये होता है आपका अर्धसूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री।
समसूत्री और अर्धसूत्री। समसूत्री का मतलब क्या होता है, जब एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बना दे, एक सेल वन टू में डिवाइड हो जाए, डिवाइड इंटू टू इज कॉल्ड माइटोसिस सेल डिवीजन। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है माइटोसिस सेल डिवीजन कहाँ होता है, तो आपको आंसर देना है माइटोसिस सेल डिवीजन की वजह से ही बॉडी की ग्रोथ होती है। बॉडी की ग्रोथ आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और बॉडी की रिकवरी किस सेल डिवीजन से होती है, तो वो आपका माइटोसिस सेल डिवीजन है। दूसरा मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस में क्या होगा, दो सेल, एक ये सेल एक ये सेल, मान के चलो ये स्पर्म है मेल का और ये फीमेल का ओवम है, ये दोनों जुड़कर एक सेल बना दी और एक सेल बनाते हैं जाइगोट। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मियोसिस। ये कहाँ पाया जाता है, ये केवल व केवल गैमेट सेल में पाया जाता है, ये केवल व केवल गैमेट सेल में पाया जाता है। गैमेट सेल कौन सी होती है, रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं जो प्रजनन करती हैं, ठीक है, उनमें केवल पाया जाता है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसका आंसर तो दो हो गया। अब बहुत सी ठप्पा मार बुक्स के अंदर मैं बताता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ, मैं बहुत बुक्स देखी है मैंने जो गलत कंटेंट प्रोवाइड करती हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आपको बुक जो है, बुक का सिलेक्शन ऐसी का करना चाहिए जो ऑथेंटिक हो। तो बहुत से ठप्पा मार बुक जो है वो प्रोवाइड करती हैं कि सेल डिवीजन 3 टाइप का होता है, और तीसरा बताती हूँ अमाइटोसिस। अमाइटोसिस जो है बताती हैं, अमाइटोसिस माइटोसिस का ही पार्ट है, ना कि अलग। भाई ये गलती करते हैं बहुत से जो बुक बनाने वाले, गलत क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। और जब एसएससी ऐसा क्वेश्चन सीजीएल एग्जाम में पूछ रखा है, अब किसी ने, मैं नाम नहीं लूंगा किसी बुक का, ठप्पा मार बुक किसी ने पढ़ी होगी, तो मैं गारंटी लेता हूँ उसने 3 आंसर किया होगा। करना भी बनता भी, क्योंकि हमेशा लूसेंट फूसेंट ये मैं नहीं लूंगा भाई, नाम क्यों लुआ रहे हो। तो जो पढ़ते हम तो उसमें 3 टाइप का सेल डिवीजन देखते हैं हम, माइटोसिस, मियोसिस, अमाइटोसिस। समसूत्री, अर्धसूत्री, असूत्री। ये असूत्री होता है जो बैक्टीरिया में पाया जाता है। बैक्टीरिया अपने आप को तोड़कर अनेकों बैक्टीरिया में डिवाइड कर लेती है, ये होता है अमाइटोसिस। मेनली बैक्टीरिया में अमाइटोसिस पाया जाता है, मेनली बैक्टीरिया के अंदर जो है अमाइटोसिस पाया जाता है। एक बैक्टीरिया टूटकर अनेकों बैक्टीरिया बना देती है। अब एक बात बताओ भाई, ये तो माइटोसिस का पार्ट है, ना कि अलग से टाइप, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन सी नहीं करना, आपको बी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट अबाउट प्लांट सेल। कौन सा जो है प्लांट सेल के बारे में ठीक नहीं है, क्वेश्चन ये पूछा आपसे। सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो आपकी प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है, बिल्कुल ठीक है जी, ये बिल्कुल ठीक है। आपको नोट बताना, नोट करेक्ट। द प्लांट सेल कांट डिवाइड बाय माइटोसिस। भाई क्यों, अगर ये डिवाइड नहीं करेंगे माइटोसिस से तो प्लांट ग्रो कैसे करेगा भैया। माइटोसिस ही तो ग्रोथ करवाता है, माइटोसिस ही तो रिकवरी करवाता है। तो अगर ये नहीं होगा तो कैसे होगा, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, ए प्लांट सेल यूजुअली कंटेन ए लार्ज वैक्यूल, हम कर चुके हैं। जनरली ऑल प्लांट सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल भी लगभग सभी जो है क्लोरोप्लास्ट रखती हैं। और प्लांट सेल में अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए जो पिगमेंट चाहिए क्लोरोफिल, वो क्लोरोप्लास्ट ही बनाता है, ठीक है। तो ये 3 ठीक है, एक गलत है और गलत वाला ही आपसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आइडेंटिफाई एन ऑप्शन दैट डज नॉट रिप्रेजेंट प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि जो अनडेवलप्ड सेल को रिप्रेजेंट नहीं करता है। माइकोप्लाज्मा छोटा जीव है, बैक्टीरिया है, ये बिल्कुल करता है, इसकी प्रोकैरियोटिक होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, ये बिल्कुल करता है, ये भी आपका जो है बैक्टीरिया ही मान लो, प्रोकैरियोटिक है। स्पर्म ह्यूमन बीइंग का भाई, और ह्यूमन बीइंग की सेल जो है, एनिमल की जितनी भी सेल हैं सारी की सारी डेवलप सेल हैं भाई, सभी के सभी कैसे सेल हैं, डेवलप सेल हैं। सी इज द राइट आंसर, सी होगा इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद जो है पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ माइकोप्लाज्म का दूसरा नाम ही पीपीएलओ है, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइकोप्लाज्मा का ही दूसरा नाम पीपीएलओ है, माइकोप्लाज्मा का ही दूसरा नाम पीपीएलओ है। इसको जोकर ऑफ सेल, पीपीएलओ ऑफ सेल, ऐसे नाम से जाना जाता है माइकोप्लाज्मा को। स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू mRNA इज नोन एज, जो mRNA से जो जुड़े हुए होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, राइबोसोम को क्या कहते हैं। अब एक बात बताओ भाई, सिंपल सी बात है, अगर ग्रुप है और M से जुड़े, mRNA का मतलब होता है मैसेंजर RNA, ग्रुप है तो पॉली तो होंगे, पॉलीमर तो नहीं होंगे भाई, मोनोमर भी नहीं होंगे। पॉलीमर क्या होते हैं, पॉलीमर जो बहुत से मोनोमर से मिलकर बने होते हैं, तो ये तो होंगे नहीं, ये इन दो को तो हटा ही दो, दो बचते हैं, एक बचते हैं पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन है, ठीक है। ये अगर देखो, ये क्वेश्चन हम जब कर सकते हैं जब हमें थोड़ी बहुत जो है थ्योरेटिकल नॉलेज हो, तो ऑप्शन नेगलेक्ट करके, ऑप्शन नेगलेक्ट मेथड तब ही काम आता है जब हमें नॉलेज हो, तो नहीं तो काम नहीं आएगा। इसका राइट आंसर पोलिसोम्स होगा। क्या होगा भाई, पोलिसोम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलिएगा, नेक्स्ट अभी मैच कॉलम ए एंड बी, ए को बी से मिलाना, और मैं हमेशा कहता हूं कि कॉलम वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो सबसे आसान होते हैं, अगर एक दो भी आपको आ रहा है तो भी ये क्वेश्चन इजीली हो जाता है। क्वेश्चन देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, खेल खत्म, एनर्जी जनरेट करता है, ठीक है भाई, यानी कि एक का डी, एक का डी। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है भाई, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, यानी कि दो का ए, खेल खत्म भाई। न्यूक्लियस चलिएगा नहीं पता। लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, इसको डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल होता है, डाइजेशन का काम करता है, आईवी। एक बच गया भाई, तीन का बी हो गया, खेल खत्म। रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं न्यूक्लियस को, पूरी सेल को क्या करता है, कंट्रोल करता है, तो इसका राइट आंसर तीन हो गया भाई, ठीक है भाई। तो ये जो है आपके राइट आंसर हैं, तो आप कर लीजिएगा। एक का डी, एक का डी, अब देखो एक का डी, खेल खत्म, जाना ही नहीं आगे, पढ़ना ही नहीं। और ये तो मैंने आपको करवाए हैं, अगर करवाया ना भी जाए, अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कॉलम मैच करने, तो सबसे आसान क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉलम मैच करने ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर डैश इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोड्रम एंड द एंडोड्रम। देखिएगा तीन प्रकार की लेयर होती हैं, एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मेसोड्रम, तीन होती हैं, एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम। अंदर की एंडो, बाहर की एक्टो, बीच की मेजो, कुछ बचा ही नहीं। मेजोगेलिया, मेजोगेलिया इज द राइट आंसर, राइट आंसर मेजोगेलिया होगा, ठीक है भी। तो ये तो देखने से ही क्वेश्चन बन रहा है, इसमें कुछ ज़्यादा करने का, समझने का, समझाने का कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट हैपन्स टू द डिकम्पोजिशन रेट व्हेन द डिट्राइटस इज रिच इन लिग्नाइन एंड काइटिन। देखिएगा जब अपर्दन में लिग्निन और काइटिन प्रचुर मात्रा में हो जाता है, अपर्दन का मतलब डिकम्पोजर क्या करते हैं, गले सड़े हुए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सॉरी जो डेड ऑर्गेनिज्म है, उनको गलाते सड़ाते हैं और मिट्टी में मिलाते हैं, डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो अगर उनके साथ क्या होगा, अपघट अंदर के साथ क्या होगा, अपघट अंदर का मतलब एक मान के चलो कोई डेड बॉडी है, उसको डिकम्पोजर जो है वो 1 घंटे में गला सड़ा देते हैं। एक डेड बॉडी कहीं और पड़ी है, उसमें डिकम्पोजर जो है गलाने सड़ाने में 3 घंटे लगाते हैं। यानी कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या इसमें 1 घंटा लगा, उसमें 3 घंटे लगे, इसका मतलब वहां पर कोई ना कोई नेचर में, जगह में, किसी चीज में कमियां दिखता है। तो वही ये बात कहा गया। एक बात याद रखिएगा, डिकम्पोजिशन रेट जो होती है ना आपकी, डिकम्पोजिशन रेट डिपेंड करती है, डिकम्पोजिशन अपघटन की रेट जो होती है, अपघटन दर जो होती है, अपघटन दर जो होती है, रेट जो होती है, वो हमेशा याद रखिएगा नाइट्रोजन एंड वाटर, जहां पर पानी और वाटर ज्यादा हो, सॉरी पानी और नाइट्रोजन ज्यादा होगा, वहां पर आपका डिकम्पोजिशन रेट भी जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ये ज्यादा होनी चाहिए। अब ज्यादा कौन हो रहा है, ज्यादा हो रहे हैं आपके लिग्नाइन और आपके काइटिन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो रहा है, यानी कि ये अगर ज्यादा होंगे तो आपकी डिकम्पोजिशन रेट क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये ज्यादा होंगे तो ये कम हो जाएंगे, और हमें क्या ज्यादा चाहिए, ये ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ये जो है इट इज स्लोअर, ये जो है धीमी पड़ जाएगी, अपर्दन जो रेट है, दर है, वो कम हो जाएगी अगर आपके लिग्निन और जो है आपके काइटिन ज्यादा हुई तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए के कार्य की पहचान कीजिए।
प्लाज्मिड डीएनए का काम क्या है, चलिएगा देखते हैं, कुछ क्वेश्चन बनेंगे, डायरेक्ट ही आपको आंसर मिल जाएगा मे बी। नन ऑफ गिवन ऑप्शन आर करेक्ट, ये पहला ही कैसा दे दिया। टू फॉर्म ब्लड सेल, अब देखिए प्लाज्मिड डीएनए ब्लड सेल को बनाता है, ये समझ में नहीं आया अभी कुछ, आगे बढ़ो भाई चलो। टू कन्फर सर्टेन यूनिक फेनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक्स टू बैक्टीरिया, अब एक बात बताओ भाई, फेनोटाइपिक का मतलब होता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो दिखते हैं हमें फिजिकली, ठीक है। एक जीनोटाइप होते हैं इंटरनली जो होते हैं, उनको बोलते हैं जीनोटाइप। फेनोटाइप का मतलब जैसे माँ की आंखों का कलर जो है मान के चलो ब्लू था, तो बच्चे का भी ब्लू हो गया, ये फेनोटाइपिक है। जीनोटाइपिक का मतलब जैसे माता पिता के जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हो वो अच्छे हैं, वो अच्छा पढ़ने में अच्छा है, वो किसी चीज में स्किल्ड है, तो उसको हम बोलते हैं जीनोटाइपिक। तो इसमें कह रहा है कि फिनोटाइपिक जो है आपका फंक्शन ऑफ प्लाज्मिड क्या है, टू सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सिंपल सी बात है, आपका डीएनए का काम ही ये है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा बी, सी इज द राइट आंसर, सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डैश इज ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ सेल जो है वो टिश्यू कहलाता है, खेल खत्म। ये मैं आपको बता देता हूँ, मॉलिक्यूल जो होता है, मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ एटम होता है, ग्रुप ऑफ एटम होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ऑर्गन जो होते हैं, ऑर्गन ये ग्रुप ऑफ टिश्यू होते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू जो होते हैं वो ऑर्गन होते हैं। ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन होते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन होते हैं। वैसे मैं आपको फॉर्मेशन करके दिखा देता हूँ आपको, ये क्वेश्चन जो है कभी गलत नहीं होंगे ग्रुप वाले। इधर मैं ले रहा हूँ लिविंग, लिविंग थिंग की फॉर्मेशन कैसे होती है, और इधर मैं ले रहा हूँ नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव चीज की। लिविंग मान के चलो मेरी कैसी फॉर्मेशन हुई है, और इस मार्कर यानी कि नॉन लिविंग की कैसी हुई है। लिविंग की क्या होती है, सबसे छोटी होती है सेल, सेल जुड़ती है, ग्रुप बनता है सेल का, तो ये बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू जुड़ते हैं, टिश्यू का ग्रुप होता है तो ये बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन ऑर्गन जुड़ते हैं तो ये बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से लिविंग बीइंग बनता है, यानी कि बॉडी की फॉर्मेशन होती है, यानी कि जो है आपकी लिविंग की फॉर्मेशन होती है। ये लिविंग का। अब मैं बना रहा हूँ इस मार्कर को, मार्कर कैसे बनेगा, सबसे छोटी होगा इसके पास एटम, एटम जब जुड़ेंगे तो ये बनाएंगे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल यानी कि अणु, मॉलिक्यूल जब जुड़ेंगे तो ये बनाएंगे एलिमेंट, एलिमेंट यानी कि तत्व, एलिमेंट जब जुड़ेंगे तो ये बनाएंगे कंपाउंड, कंपाउंड या फिर आप ये कह सकते हो मिक्सचर, और मिक्सचर जब आपके जुड़ेंगे तो आपकी बनाएंगे मैटर, और ये जो है आपका मैटर है, ये मार्कर आपका मैटर है। याद रखिएगा लिविंग की फॉर्मेशन ऐसे होती है, नॉन लिविंग की फॉर्मेशन ऐसे होती है, ठीक है। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर टिश्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैच कॉलम ए एंड बी, ए को बी से जो है मैच करना है। क्वेश्चन वही है भाई, अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है फेज से हैं, G1 S G2 M, तो एक को पकड़ लो खेल खत्म कर दो, ठीक है। चलिएगा एक को पकड़ लो, फर्स्ट गैप फेज सेल ग्रो फिजिकली लार्जर, फर्स्ट फेज कौन सा बताया था, G1 फेज बताया था, फर्स्ट फेज G1 फेज बताया था, खेल खत्म, ठीक है। G1 का B यानी कि 1 का B, 1 का B, 1 का B, अच्छा 2 में है क्या, इसको तो काटो, इसको काटो, 1 का B। अब 2 का देख लो, एस फेज क्या बताया था, चलो एस फेज नहीं बताया था मैंने, एम फेज बताया था भाई। पहला फेज क्या था, G1, फिर एस, फिर G2, फिर एम फेज, स्टार्टिंग में लार्ज होगी, उसके बाद माने कि चलो आपको नहीं आ रहा है, मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन के आधार पर करवा रहा हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है ना भी हम जब एग्जाम में बैठे तो हमें हर चीज हिट हो, हमें हर चीज आती हो, ये जरूरी भी नहीं है। और ये कभी करके भी मत जाना कि मुझे हर चीज आती है मैं कर दूंगा, नहीं, आपको कम आता है बट आपको इतना आता है कि मैं ऑप्शंस देख के इजीली कर पाऊंगा। तो यहाँ पर मुझे पता है G1 फेज का, और एम फेज का पता है। एम फेज में क्या होता है, एम फेज में सेल डिवाइड हो जाती है, तो सेल डिवाइड्स इट्स कॉपी डीएनए एंड द साइटोप्लाज्म मेक टू द 2 न्यू सेल, 2 नई सेल बन जाती हैं एम में, ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि 4 का डी होगा, 4 का डी 2 में है क्या, 4 का डी इसमें भी है, अरे हाँ ये तो खत्म हो लिया ऑप्शन डी और ए में से, 4 का डी किस में है, इसमें है, तो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। अब देख लो एस फेज में क्या हो रहा था, एस फेज में क्या हो रहा था, एस फेज जो था आपका उसके अंदर जो है सेल जो के अंदर जो है डीएनए जो है वो कॉपी कर रहे थे,
पहले फेज में डीएनए जो है आपकी सेल लार्ज हो रही थी, इस फेज में डीएनए कॉपी कर रहे थे। इसके बाद जो G2 फेज जो आता है इसके अंदर ये माइटोसिस के लिए प्रिपेयर हो रही थी। ये माइटोस प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस ये इसका होगा और ये जो है इसका होगा। ठीक है भाई, तो आई होप ये जो है आप बार बार करवाने के बाद ये फेज बिल्कुल कंप्लीट हो जाने चाहिए। G1 S G2 और आपका M फेज। नेक्स्ट पर चलते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ राइबोसोम ऑफ पोलिसोम्स? पोलिसोम्स में जो आपका रोल होता है किसका? राइबोसोम का। तो राइबोसोम प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, किसको? प्रोटीन को। और देखते हैं कैसे प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं। राइबोसोम सिंथेसाइज द फैट, ये तो गलत करो, खेल करो, खत्म करो। राइबोसोम ऑफ पोलिसोम्स ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन में बदलते हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यहां पर दे रखा है आरएनए इनटू प्रोटीन, नहीं, आरएनए को प्रोटीन में नहीं बदलते, ये mRNA को प्रोटीन में बदलते हैं। तो बी इज द राइट आंसर, मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन में बदलते हैं। उसके बाद राइबोसोम्स ऑफ मोनोसोम, मोनोसोम तो खेल खत्म है, मोनोसोम नहीं, इसने पॉलीसोम की बात की है, तो पॉलीसोम को पॉलीसोम में ही रखो, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट टिश्यू? तो हम प्लांट टिश्यू सभी कर चुके हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। जहां पर सेल डिवीजन होता है उसको हम मेरिस्टेमेटिक बोलते हैं, जहां पर सेल डिवीजन नहीं होता उसको हम परमानेंट बोलते हैं। दोनों के दोनों आपके प्लांट टिश्यू हैं। इनके टाइप भी मैं आपको करवा चुका हूँ, परमानेंट में सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में पैरेनकाइमा, स्केलेरेनकाइमा और जो है आपका कोलेनकाइमा, और जो कॉम्प्लेक्स है उनमें जाइलम और फ्लोएम, ये हम कर चुके हैं। तो इसमें सेल डिवीजन होता है, इसमें सेल डिवीजन होता है, इसमें सेल डिवीजन नहीं होता। इसका राइट आंसर दोनों होंगे, बहुत ठीक है, दोनों ठीक है। ठीक है भाई, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लैक, किसकी कमी होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में? अब देखो एक बात बताओ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल डिवीजन करते हैं, और सेल डिवीजन की वजह से ही सेल की क्या होती है? ग्रोथ होती है। अब एक बात बताओ, सेल वॉल नहीं होगा तो सेल डिवाइड करके दो फॉर्मेशन नहीं होगी। साइटोप्लाज्म भी होना जरूरी है, न्यूक्लियस में तो आपके जेनेटिक मटेरियल होते हैं, ये तो होना ही होना चाहिए, साइटोप्लाज्म भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, लेकिन वैक्यूल जो हैं, क्योंकि ये तीनों, अगर वैसे भी मैं आपको बात करूं तो ये तीनों जो हैं आपके 3 पार्ट्स ऑफ सेल हैं, ये तीनों पार्ट होने जरूरी हैं, लेकिन सेल के ऑर्गन होने जरूरी नहीं है। जैसे कि वैक्यूल्स है, वैक्यूल खाली जगह है सेल के अंदर, इसका कोई रोल नहीं है, इसका रोल है फूड को स्टोर करता है, वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है वैक्यूल्स, लेकिन यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है, सेल डिवीजन में इसका कोई रोल नहीं है। तो इसने यही पूछा है कि किस सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लैक, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में किसकी कमी होती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल डिवीजन करते हैं, और सेल डिवीजन में इसका कोई रोल नहीं है, तो इसकी कमी रहेगी, वैक्यूल्स की कमी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ क्रोमोसोम? इनमें से कौन सी जो है क्रोमोसोम की टाइप नहीं है? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सेंट्रोसोम। देखिएगा, सेंट्रोसोम की लोकेशन के आधार पर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आप सभी को पता होगा क्रोमोसोम क्या होते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स को माता पिता से बच्चों के अंदर ट्रांसफर करते हैं। 46 होते हैं, सभी को पता। 23 जो हैं पेयर्स होते हैं, जीन से बने होते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, कोशिका के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं कौन सा जो है नहीं है टाइप, तो इसकी टाइप देखिएगा, टोलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, लोफोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक भी है, टोलो भी है, एक्रो भी है, लेकिन लोफोसेंट्रिक कोई भी नहीं है। लोफोसेंट्रिक किसी भी टाइप का क्रोमोसोम नहीं है, ऑन द बेस ऑफ सेंट्रोसोम के आधार पर। तो ये जो है आपके सारे के सारे जो है हमने क्या किए हैं, सेंट्रोसोम या फिर क्रोमोसोम किए हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे, चाहेंगे जाने की अनुमति, और मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद साथियों, जय भारत।